हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.3 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 ना, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 to 14 वो देखेंगे। इस एक्सरसाइज 13.3 के अंदर जो टॉपिक डिस्कस्ड है वो है बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का एक बड़ा सा फॉर्मूला होता है, और ये हम जैसे कोई चीज़ हो चुकी है उसके बाद में दूसरी चीज़ हुई है ना। जैसे पहले समझो पहली चीज़ होगी E1 या E2 जो भी है, कोई इवेंट हो गए, उसके बाद में आगे वाले जो इवेंट होते हैं ना, हमें दे रखा है कि बाद वाली चीज़ हमें दे रखी होती है। हमें वापस उल्टा बताना होता है कि भाई उस वो ना वो बाद वाली जो चीज़ हुई उसका कारण ये वाला था या फिर वो वाला था, ऐसा हमें बताना होता है ना उल्टा। तो जो ऐसे उल्टे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो होते हैं बेस थ्योरम के। ठीक है, ऐसा हमने कई बार डिस्कस किया है। तो आज हम ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाएंगे, बस ये मैं बता देता हूँ आपको कि इस बेस थ्योरम वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो आप इस ट्रिक से करोगे तो आपके फटाफट बन जाएंगे। क्या है? AEPB। ठीक है, AEPB मतलब ए मतलब क्या होता है, एरो डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ई मतलब क्या, आप एरो डायग्राम बनाने के बाद में इवेंट्स को अज्यूम कर लो कि भाई ये E1 है, ये E2, ऐसे मान लेना। ये कोई बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आप ना, मैं सही बताऊं, अगर आप इस प्रोसेस से चलोगे ना, सही में हर एक स्टेप बेस थ्योरम का हर एक स्टेप बहुत आसान होगा। इवन आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर P4 क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तैयार कर लेते हैं, फिर B4 बेस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक है, AEPB। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 11 से देखो, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स। ठीक है, ए मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन ऑपरेटर्स A, B एंड C। The first operator A produced 1% defective items, whereas other two operators B and C produced 5% and 7% defective items respectively। ठीक है, तो इनकी डिफेक्टिवनेस की मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे दी है टाइप से। फिर क्या बोला, A इज ऑन दी जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। जितना भी टाइम है ना कंपनी का या मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें जो 50% टाइम है वो मतलब काम करता है ए। बी इज ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम एंड सी इज ऑन द जॉब फॉर 20% ऑफ द टाइम। सबसे कम सी रहता है, फिर बी, और सबसे ज़्यादा कौन रहता है, ये ए। ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। देखो एक्चुअली होता क्या है, पहले डिफेक्टिव आइटम थोड़ी आएगा। पहले तो वो ए बी सी सब लोग काम करेंगे, बाद में वो प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के बाद में एक एलिमेंट एक एक आइटम उठा के देखेंगे वो डिफेक्टिव होता कि नहीं होता। ये लास्ट की बात है, डिफेक्टिव होगा कि नहीं होगा वो पहले दे रखी है ना, कि ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। अब ना उल्टा पूछ रखा है ना। पहले ए काम करेगा, बाद में उसका डिफेक्टिव आइटम आएगा। तो पहले क्या दे रखा है, पहले ये दे रखा है कि डिफेक्टिव आइटम किसी ने प्रोड्यूस कर दिया, वो ए ने प्रोड्यूस्ड किया है। इस बात की प्रोबेबिलिटी में बतानी है। तो ये ऐसा उल्टा काम होता है ना, पास्ट में जाके फ्यूचर में जाके पास्ट की चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, तब वो आती है बेस थ्योरम के अंडर। तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल गया कि इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, बेस थ्योरम लगेगा। बेस थ्योरम लगेगा तो सबसे पहले ए मतलब क्या, एरो डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। क्या, एरो डायग्राम, ऐसा समझना पड़ेगा। और एरो डायग्राम हम आप हमेशा क्या बनाना, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना। कि मतलब ऐसे कि भाई सोचो एक बार, कॉमन सेंस से सोचो कि पहले डिफेक्टिव आइटम आएगा या फिर पहले ABC काम करेंगे। ऑब्वियसली पहले ABC काम करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से हम चालू कर रहे हैं। यहाँ पर ये A काम कर रहा है, फिर ये B काम करने वाला आ गया, फिर ये C आ गया। ठीक है, A काम कर रहा है, B काम कर रहा है, ऐसे। अच्छा, ए का जो टाइम दे रखा है ना वो लिख दो साथ के साथ। यहाँ पर A कितना काम करेगा, 50% ऑफ द टाइम A काम करेगा, 30% ऑफ द टाइम B काम करेगा, एंड 20% ऑफ द टाइम C काम करेगा। ठीक है, अब ये काम करेंगे, इसके बाद में ये आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे। तो आइटम्स में कुछ तो होंगे डिफेक्टिव, है ना। क्या होंगे, डिफेक्टिव आइटम्स। ए प्रोड्यूस करेगा डिफेक्टिव आइटम, और नॉट डिफेक्टिव आइटम्स भी प्रोड्यूस करें ना। बहुत सारे डिफेक्टिव कम ही होते हैं, सब लोग डिफेक्टिव कम ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन करते हैं, ये बात जानने वाली है। नॉट डिफेक्टिव भी होंगे इनके, लेकिन जो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स है ना उनका क्वेश्चन में कोई जिक्र है नहीं, तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, उसको लिखूंगा ही नहीं। जो काम की चीज़ है बस वही लिखूंगा। ऐसे ही बी जो है ना, बी भी क्या करेगा, डिफेक्टिव आइटम्स बनाएगा। जो सी है वो भी क्या करेगा, वो भी डिफेक्टिव आइटम्स बनाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा बना लिया हमने। अच्छा, यहाँ पर ये भी दे रखा है, ये भी साथ के साथ लिख ही लो। जैसे यहाँ पर दे रखा ना कि द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस्ड 1% डिफेक्टिव आइटम, और जो बी और सी है वो 5% 7% है। तो जो ऑपरेटर ए है ना ये बनाता है 1% डिफेक्टिव आइटम, जो बी है वो बनाता है कितना, 5%, और जो सी है वो बनाता है 7%। जो सी है ना वो सबसे ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको कम टाइम दिया जाता है कि भाई तू काम कम ही कर जब तभी बढ़िया है। ठीक है,
तो ऐसा ऐसा यहाँ पे दे रखा है। अपना एरो डायग्राम वाला काम है ना वो हो चुका है, बस इतना सा यार इतना कोई कौन नहीं बना सकता, हर एक स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन पढ़ के ये तो बना ही सकता है ना, बहुत आसान है। फिर अगली चीज़ क्या है, ई। अब जैसे मैं जिस तरीके से मैं बताता हूँ ना उस तरीके से आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे ना तो सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, A to Z सारे क्वेश्चन, कितना ही खतरनाक क्वेश्चन क्यों ना हो। ई क्या है, इवेंट। मैं बोलता हूँ इवेंट मानना पड़ेगा हमें ना इवेंट्स को। अब देखो इवेंट्स कैसे मानने हैं, जब भी ऐसा हम एरो डायग्राम बनाते हैं तो जो ये फर्स्ट लेवल वाले जो आया है ना यहाँ पे जो इवेंट्स है ना, इनको तो हमें मानना ही मानना है इवेंट्स। दूसरी लेयर में यहाँ पर एक रास्ता इधर चला गया, दूसरा रास्ता इधर आ गया, तो जिस रास्ते का जिक्र नहीं हुआ ना क्वेश्चन में उसको आपको मानने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर दूसरी लेयर में बस इसी चीज़ को इवेंट मानेंगे कि ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, खैर यहाँ पर आते हैं वापस। तो इन तीनों को हमें इवेंट मानना ही मानना पड़ेगा। तो इवेंट E1 क्या हो जाएगा कि समझो कि ए इज ऑन दी जॉब है ना, ए इज ऑन दी जॉब ऐसे मान लो, या फिर ऐसे मान लो कि ए इज डूइंग प्रोडक्शन, या फिर कैसे भी मान लो। यहाँ पर ऐसे मैं मान लेता हूँ कि जो पर्सन ए है ना वो है इज ऑन दी जॉब। ठीक है, इज ऑन दी जॉब, ये मैंने E1 मान लिया। E2 क्या हो जाएगा, ये जो पर्सन बी है, बी इज ऑन दी जॉब। ऐसे E3 क्या हो जाएगा, सी इज ऑन दी जॉब। ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा, इसके बाद में अब इधर वाले सभी को हमने इवेंट मान लिया। अब यहाँ पर आते हैं डिफेक्टिव आइटम्स वालों, इनको भी हमें मानना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं मानना कि डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय ए, उसको इवेंट मानने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिफेक्टिव आइटम, तीनों कर रहे हैं तो आप बस डिफेक्टिव आइटम को मान लो कोई इवेंट। ए मान लेता हूँ इसको मैं, ए इवेंट क्या हो गया अपना कि डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, या फिर एन आइटम इज ए डिफेक्टिव, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है, अब ई वाला इवेंट मानने का काम हो गया। देखो इतना सा ही काम है, और वो भी मैंने आपको गिन गिन के बता दिया भाई, इनको मानना है और इसको मानना है। ठीक है, अब आते हैं पी, ये भी मैं आपको गिन गिन के बता दूंगा किस किस की पी मतलब प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। यहाँ पर ये जो तीनों ना इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, इसकी भी हमें बतानी है, लेकिन इसका ध्यान रखना इनके बाद यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के तरीके से हम एक ही प्रोबेबिलिटी बताते हैं। देखो कैसे वो भी समझा दूंगा। इनकी प्रोबेबिलिटीज मानो, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। देखो क्या क्या आएगी भाई। E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए इज ऑन दी जॉब, ए जॉब पर है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 50%, क्योंकि एक कंपनी का जो 50% टाइम है ना वो ए मतलब उस टाइम ए रहता है जॉब पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 50% मतलब 50/100। तो आप 2 डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 0.50 या फिर कुछ भी लिख लो चलो। फिर बी है 30%, सी है 20%, तो ये आ जाएगा कितना 30% का 0.30 और 20% का 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें ना एक ही प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक ही प्रोबेबिलिटी कैसे बताएंगे, तो एक्चुअली है क्या, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, ये है ए। क्या डिफेक्टिव आइटम्स इज प्रोड्यूस्ड, ये प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, नहीं है, 1% 5% से अलग अलग है। तो ए की अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है। तो अगर हमें एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अच्छा ए तो यार वो सेम टू सेम ही हो गया, इसको तो थोड़ा अलग मान लेते हैं। इस एक की बजाय मैं कुछ और मान लेता हूँ, इसको मैं ABCDEF ले लेता हूँ। चलो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, एफ। क्या हो गया, एफ, ये डिफेक्टिव आइटम प्रोडक्शन का एफ मैंने ये मान लिया। ठीक है, अब देखो मेरे को एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेकिन ये अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग है ना। तो ये एफ मतलब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ, ये डिपेंड करता है कि किसने प्रोड्यूस किया, तब उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट एफ की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते, हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई ए ने बनाया, बी ने बनाया, सी ने बनाया, है ना। तो ये जो एफ की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हो ना, तो ये जो E1 E2 E3 है इनके अंडर निकालना पड़ता है। कैसे, जैसे E1 से कैसे निकालोगे भाई, सबसे पहले E1 आया मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो चुका है, मतलब जो E1 मतलब क्या है, ए जॉब पर था, तब एफ मतलब डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें अलग लिखनी पड़ेगी। फिर E2 वाले से एफ अलग आएगा, है ना, ये बी वाला अलग प्रोड्यूस करेगा, सी वाला अलग डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेगा, ऐसे। तो अब बी वाले का क्या हो जाएगा, F/E2 हो जाएगा, और सी वाले का प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। अच्छा F/E1 क्या है, यहाँ पे 1%, 5%, 7% है ना, 1%, 5% एंड 7%। 1% 1/100 कितना हो गया, 0.01, ये कितना हो गया 0.05, और ये कितना हो गया 0.07, ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का काम हो गया, हमने हर टाइप से प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब आते हैं बी फॉर बेस थ्योरम। अब लगाएंगे हम बेस थ्योरम।
लेकिन बेस थ्योरम लगाने से पहले पढ़ लो एक बार क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। कब? जब एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है तब। तो हमें क्या बताना है कि आइटम वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन दैट आइटम इज डिफेक्टिव। ठीक है, ये है, यहाँ पे बीच में गिवन दैट लिखा है और इधर ये है। तो देखो आइटम वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ए, मतलब ए जॉब पर था, यही तो हुई ना बात है। ए जॉब पर था तभी तो ए ने प्रोड्यूस किया होगा, तो मतलब वो इवेंट क्या हो गया, E1 हो गया। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा E1। फिर जो गिवन डेट है उसकी जगह यहाँ पे डंडा खिंच जाएगा। फिर क्या है, गिवन डेट के बाद में आइटम इज डिफेक्टिव। आइटम इज डिफेक्टिव मतलब ये एफ इवेंट हो गया अपना, यहाँ पे एफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब लग जाएगा अपना वो बेस थ्योरम का फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा बेस थ्योरम का। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, बेस थ्योरम। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैंने स्टार्टिंग में लिखा नहीं, आप चाहो तो अपने आप लिख भी सकते हो। देखो होता क्या है, यहाँ पे E1/F है ना, तो इधर उल्टा आ जाएगा, F/E1 आ जाएगा ऐसे। या फिर देखो मैंने जो तरीका बताया ना उस तरीके से एग्जैक्टली आप पूरा लिख पाओगे। यहाँ पर क्या E1 कि भाई वो जो डिफेक्टिव आइटम है ना वो ए ने प्रोड्यूस किया, ए ने प्रोड्यूस किया मतलब E1 हो गया वो इवेंट। तो E1 वाली जो चीज़ है ना, ये E1 यहाँ पर है और एक E1 यहाँ पर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम ऊपर लिखते हैं, नीचे आते हैं टोटल, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। ऊपर आएगा बस एक ही E1 वाला, दिस इंटू दिस। ठीक है, तो इसका मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, यहाँ पर ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा PF/E1। ऊपर तो ये आ गया, नीचे की तरफ आएगा टोटल। टोटल मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू ये सारे आ जाएंगे। तो PE1 मल्टीप्लाई बाई PF/E1, फिर प्लस ये E2 वाला आ जाएगा, PE2 मल्टीप्लाई बाई F/E2, फिर प्लस E3 वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ PE3 मल्टीप्लाई बाई PF/E3। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये F है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो PE1 कितना है 0.5 और वो कितना है 0.01। तो क्या जाएगा 0.5 इंटू 0.01 डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा टोटल। ऐसे नहीं कि बचे हुए लिखना है, नहीं टोटल लिखना है। 0.5 इंटू 0.1 भी आएगा नीचे, 0.5 इंटू 0.1 नहीं 0.01 प्लस दूसरा वाला भी आएगा 0.3 इंटू 0.05, 0.3 इंटू 0.05 और प्लस तीसरा वाला भी आएगा 0.2 इंटू 0.07, 0.2 इंटू 0.07। ठीक है, इनको कैलकुलेट करके लिखेंगे। यार जगह खत्म होगी, मैं अगले पेज में जाना नहीं चाहता, तो इसको मैं ना रफ में कर लेता हूँ, इसको मैं रफ में कर लेता हूँ। देखो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें कितना, ये हो जाएगा 0.005। पॉइंट के बाद में 1 2 3 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ यही 0.005 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया। पॉइंट के बाद 3 है तो ये हो गया ऐसे। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 14, तो 0.014 ये हो गया। अच्छा पॉइंट के बाद 3 है तो ये सब पॉइंट हटा दो आप, ऊपर क्या हो जाएगा 5 और नीचे इनको जोड़ लो, 5 15 और 14, 15 और 5 हो गया 20, तो 20 और 14 कितना हो गया 34 हो गया। ये आ गया आंसर 5/34। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या बन गया, दैट इज इक्वल टू 5/34। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन ना आपको समझ में आया है, बेस थ्योरम आपको समझ में आ रही है। मेरे को ना यार ये जरूर बता देना कि आपको ये तरीका कैसा लग रहा है ना प्लीज़। इस तरीके से करोगे ना तो आई थिंक मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी नहीं छोड़ पाओगे ना, सब कुछ कर ले जाओगे। ठीक है, पूरी प्रोसेस इसके अंदर है, एकदम सेट है सारी चीज़। 1-2 क्वेश्चन मैं जैसे जिस स्टाइल से बताता हूँ ना वैसे देख लो तो आपका ना कोई भी चीज़ नहीं बच पाएगी, सब चीज़ें आराम से हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या बोला, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 पत्तों की जो ताश की गड्डी होती है ना, तो उसमें से ना कि एक कार्ड लॉस्ट हो गया, एक कार्ड गुम गया। फिर क्या बोला, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। तो हमने देखा ना कि दोनों के दोनों डायमंड निकले। अच्छा आपको कार्ड सिस्टम तो पता है ना, तो आपको ना सारी चीज़ें पता रहेगी, आपको आई थिंक पता होगा आपको, क्योंकि 11th में भी था। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 26 ब्लैक 26 रेड कार्ड होते हैं। ब्लैक में स्पेड होते हैं 13, क्लब होते हैं 13, डायमंड होते हैं 13। ये इसके जिक्र हुआ इस बार क्वेश्चन के अंदर डायमंड का, और हार्ट होते हैं यहाँ पर 13। ठीक है, इस हिसाब से।
तो टोटल 52 कार्ड्स में से डायमंड कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो फिर क्या बोला कि अच्छा एक कार्ड गुम गया वहाँ पर है ना पहले ही, जो गुम गए तो फिर बाद में कितने कार्ड बचे? 51। 51 में से यहाँ पर 2 कार्ड को हमने ड्रॉ किया एंड फाउंड टू बी डायमंड। दोनों के दोनों कार्ड कैसे निकले? डायमंड निकले। ठीक है, ईंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंट बोलते हैं। तो फिर क्या बोला? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो कार्ड खो गया वो डायमंड था। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? कब? गिवन क्या है? गिवन ये है कि जो कार्ड हमने खोने के बाद में बचे हुए कार्ड्स में से हमने 2 कार्ड निकाले ना, वो क्या है? डायमंड थे। तो ऐसा ऐसा है सिस्टम। देखो एरो डायग्राम। अब देखो इसमें क्या है, हुआ क्या? पहले कार्ड खोया, फिर बाद में हमने 2 कार्ड निकाले, वो डायमंड आए, तो फिर उसकी हमें बाद में वापस उल्टा आके प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भाई डायमंड खोया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो एक टाइप से उल्टा है ना, फ्यूचर में जाके पास्ट की वो पूछी जा रही है प्रोबेबिलिटी। तो जब भी ऐसा उल्टा काम होता है तब क्या होता है? बेस थ्योरम लगती है। और बेस थ्योरम सोल्व करने का तरीका क्या है अपना? ए ई पी बी। ए मतलब सबसे पहले एरो डायग्राम बनाओ, देखो होगा क्या। सबसे पहले समझो कि अपने पास में कुछ भी खोया नहीं है, अपनी जो ताश की गड्डी है ना वो एकदम सही सलामत है। तो सही सलामत है उसका मतलब, अब देखो बार बार डायमंड का जिक्र हो रहा है ना क्वेश्चन में, तो मैं थोड़ा डायमंड को हाईलाइट करके बताऊंगा। यह है ताश की गड्डी, इसमें टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 है अभी। और इसमें डायमंड कितने होंगे? तो इसमें डायमंड होंगे कितने? 13। जब ये आपको दिखाया ना मैंने, डायमंड रेड कलर के होते हैं। डायमंड एक सूट है, तो टोटल 52 कार्ड्स में 4 सूट होते हैं, तो डायमंड उनमें से एक है। ठीक है, इनको हम सूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे 13 इसमें डायमंड थे। अब इसके बाद में क्या होगा? अब बताओ, अभी हमें 2 कार्ड निकालने हैं फिर खोने के बाद में निकालने हैं, है ना? खोने के बाद में हमें 2 कार्ड निकालने हैं। तो अभी तो कार्ड खोएगा, बाद में 2 कार्ड निकाल लेंगे, फिर बाद में कुछ सोचेंगे। तो अब क्या होगा? अब कार्ड खोने वाला है। अच्छा, जानबूझ कर यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, है ना? डायमंड खोया है। क्या खोया है? डायमंड खोया। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो यहाँ पर जब हम किसी कार्ड को घुमाएंगे ना, घुमाएंगे मतलब किसी कार्ड को खोएंगे ना, तब आप यहाँ पे 2 केस लेके चलोगे, तो उनमें से एक केस क्वेश्चन वाला होना चाहिए कि भाई खोया तो कौन खोया? डायमंड खोया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि द लोस्ट कार्ड इज डायमंड, ऐसे लिख देता हूँ, लोस्ट कार्ड इज डायमंड। ठीक है, ये लिख लिया। अगर हम यहाँ से उस रास्ते जाएंगे तो लोस्ट कार्ड इज डायमंड, इधर की तरफ क्या खोएंगे? डायमंड को खोएंगे, एक कार्ड को, है ना? 1 लोस्ट कार्ड इज डायमंड। और अगर इधर की तरफ आ गए तो उसका उल्टा होगा, भाई वो काम तो डायमंड तो उधर खोए जा रहे हैं ना, इधर थोड़ी डायमंड खोएंगे। इधर क्या हो जाएंगे? इधर हम फिर हमें बचे कुचे लिखना पड़ेगा कि भाई जो कार्ड है ना वो बचे हुए कार्ड्स में से गुम हुआ, या फिर इसके आगे आप नोट लगा के इधर लिख सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो कि द लोस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, डायमंड नोट का मतलब नोट डायमंड। ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा, अब इन दोनों ही केस में आपको चीज़ों को और थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा। और बारीकी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, देखो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे समझो कि आपने ना एक लॉस्ट कार्ड जो है ना वो डायमंड है, हमने डायमंड का कार्ड इसको खो दिया, तो अब इस डिब्बे के जो कॉम्पोजिशन होगा ना वो क्या होगा? अब इसमें कितने कार्ड बचेंगे? पहले तो टोटल बताओ। तो टोटल कितने बचेंगे? 51 बचेंगे। अच्छा, इसमें डायमंड कितने बचेंगे? तो हमने यहाँ पर ना इस रास्ते से आ रहे हैं तो इसमें डायमंड खोना ही पड़ेगा हमें। तो डायमंड 13 थे पहले, अब कितने बचेंगे? 12। ऐसा हो गया। अगर हम इस रास्ते आते हैं तो क्या होगा? इसमें देखो टोटल कितने होंगे, क्योंकि एक कार्ड तो यहाँ पर भी खो रहे हैं। लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड का मतलब ये नहीं है कि हम कोई कार्ड नहीं खो रहे हैं, खो रहे हैं लेकिन वो डायमंड नहीं है, कुछ और है। लॉस्ट कार्ड तो है लेकिन वो डायमंड नहीं है। तो जो टोटल हो जाएंगे ना वो 52 से, यहाँ पर भी टोटल में तो कमी आएगी, 51 हो जाएंगे। कितने? 51। अच्छा, डायमंड कितने बचेंगे? क्योंकि इस रास्ते हमने डायमंड का कार्ड नहीं खोया है, किसी और चीज़ का कार्ड खोया, लेकिन डायमंड कितने बचेंगे? फिर 13 के 13 रहेंगे, है ना? इस रास्ते में हम डायमंड नहीं खोते, कोई और कार्ड खोते हैं। ऐसा हो गया। अच्छा, इसके बाद में अगली चीज़ पर आते हैं। अगली चीज़ यहाँ पर क्या बोला कि हाँ भाई एक कार्ड खो गया, है ना? ऐसे खो या फिर ऐसे खो, एक कार्ड खो गया, उसके बाद हमने 2 कार्ड निकाले। क्या निकाले? 2 कार्ड निकाले हैं। 2 कार्ड निकाले तो वो क्या है? वो आए 2 डायमंड। देखो यहाँ पर देखो, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी डायमंड। यहाँ पे डायमंड, दोनों डायमंड है ना? बोथ आर डायमंड। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि 2 ड्रॉन कार्ड्स
आर डायमंड। डायमंड को मैं ऐसे वो ईंट वाला वो बना देता हूँ, ऐसा ऐसा होता है डायमंड, ठीक है ऐसा। और ये उसमें भी है और इसमें भी लिख देता हूँ कि 2 ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड, तो यहाँ पर भी वो डायमंड वाला साइन बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा रास्ता निकाला तो वो अलग है, मतलब वो डायमंड नहीं होंगे, कुछ हो सकता है स्पेड हो जाए, क्लब हो जाए, उस टाइप से, ठीक है। तो उधर जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में उसका जिक्र ही नहीं हुआ है। तो इतना काम हो चुका अपना ना, अपना पहला था एरो डायग्राम बनाने का, वो काम बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है ना। इससे बढ़िया डायग्राम अपन नहीं बना सकते। आप ऐसे राइटिंग पे मत जाना, लेकिन ये जो डायग्राम बनाना अपना एरो डायग्राम, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है और इससे एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि आखिरकार होगा क्या अब आगे। देखो अगली चीज़ क्या है, इवेंट। ई मतलब इवेंट्स मानना। चलो इवेंट्स मानते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे भी आप ऐसा डायग्राम बनाते हो ना, तो इनको तो इवेंट मानना ही मानना है। एक इवेंट इसको मानेंगे कि फर्स्ट जो 1 लॉस्ट कार्ड है ना वो डायमंड है, या फिर लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, ये तो मानना ही मानना है। फिर बाद में इधर की तरफ, ये पहला लेवल हो गया एरो डायग्राम का। अब इधर और ज़्यादा यहाँ पे ब्रांचेस बन गए ना, इधर भी ब्रांचेस बन गई ऐसे। इनमें से हम उसको इवेंट मानते हैं जिसका क्वेश्चन में जिक्र हो रखा है कि 2 ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड, तो इसको हमें इवेंट मानना पड़ेगा आगे। सबसे पहले इनको मानेंगे, तो इसको मैं बोल देता हूँ कि दिस इज, ये क्या है, ये है अपना E1 इवेंट, और ये क्या है, ये समझो कि ये क्या है, E2 इवेंट है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि E1 इवेंट क्या है, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, और यहाँ पर E2 इवेंट क्या हो जाएगा, लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, या फिर अदर देन डायमंड। ये ज़्यादा बढ़िया लैंग्वेज है, ठीक है। लॉस्ट कार्ड इज अदर देन डायमंड, ऐसा हो गया। अच्छा, ये इन दोनों को हमने E1 E2 मान लिया। इधर जो पूछा है क्वेश्चन में, देखो इसका जिक्र हुआ बार बार क्वेश्चन में कि जो 2 कार्ड हमने निकाले ना वो है डायमंड, तो इसको भी मैं इवेंट मान लूँगा। इसको क्या इवेंट मानूँ, चलो ए मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड, ऐसा हो गया, ठीक है। इवेंट मानने का काम हो गया अपना, ई हो गया। अब अगली चीज़ क्या है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। हमें इन सब की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसकी लिखूंगा, जो इवेंट मानते हैं ना उसी की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगी, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। देखो दोस्तों बहुत केयरफुली लिखना है, बस आप ये चीज़ सीख जाओगे ना, ये प्रोबेबिलिटी लिखने वाली इस क्वेश्चन में, तो आप समझ लो कि आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। बाद में तो बेस थ्योरम में वो फॉर्मूला है उसके अंदर पुट करनी है चीज़ें। इस पॉइंट को सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से आपको सीखना है, पी को, ठीक है। वैसे डायग्राम भी बहुत ज़रूरी था, वो तो है ना। उसके बाद में अगली चीज़ ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटीज़ देखो हम कैसे लिखेंगे, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ठीक है। तो लॉस्ट कार्ड इज डायमंड ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो आपको ना अब कुछ भी नहीं देखना, इधर ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड इसको देखना है। और इससे पहले क्या था, ये इसको देखना है भाई। जब अपने पास में एकदम नई नई गड्डी थी, उसमें से एक कार्ड लॉस्ट हुआ और वो निकला डायमंड, वो डायमंड लॉस्ट हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यही तो पूछा ना। पर प्रोबेबिलिटी इवन मतलब क्या, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डायमंड होते हैं कितने टोटल, डायमंड थे कितने पहले, जब गुम नहीं हुआ ना तब कितने थे, 13 डायमंड थे, और टोटल कितने थे 52। एक कार्ड गुम हो गया, वो गुम हुआ, वो डायमंड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, डायमंड थे कितने टोटल 13, तो 13 ऊपर आ जाएंगे फेवरेबल केसेस, और नीचे टोटल 52। समझ गए, आसान है। E2 देखो, चलो E2 क्या होगा, द लॉस्ट कार्ड इज अदर देन डायमंड। डायमंड नहीं था, डायमंड के अलावा कुछ और था, तो यहाँ पे डायमंड है 13, तो अदर कार्ड कितने हो गए 52 में से हम 13 माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 39। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 में क्या आ जाएगा 39/52। मतलब इनमें वो तीनों सूट आ जाएंगे बचे हुए, स्पेड, क्लब और हार्ट, वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। डायमंड नहीं है बस, ऐसा हो गया। तो इनको आप चाहो तो थोड़ी बहुत काटा पीटी करना चाहो तो कर लो। चलो इसको बाद में करें या फिर अभी करें, चलो अभी कर लेते हैं। 13/52 इसको काटोगे तो ये कितना 4 बार कट जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। इसको आप 13 से काटोगे तो 13 3 जा 39, तो 3 बार कट गया और नीचे 4 बार कट गया, ये आ गया। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी, ये है इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी में मतलब ये तो आसानी था, अब इसको समझना है। देखो इनका मतलब क्या है, जब 2 कार्ड हम निकालेंगे और वो आ रहे हैं डायमंड, वो क्या आ रहे हैं, डायमंड आ रहे हैं, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, क्या नहीं होगी। देखो यहाँ पर कितने डायमंड है, 12 डायमंड है, तो जब हम 2 कार्ड निकालेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग आएगी, डायमंड आने की, ठीक है। यहाँ पर डायमंड कितने 13 है, तो इसमें फिर वो 2 कार्ड जब हम निकालेंगे तो डायमंड आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर डायमंड ज़्यादा बचे हैं और वहाँ पर डायमंड कम बचे हैं। तो यहाँ पर अपना जो इवेंट ए है, मतलब 2 ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड,
वो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूँगा तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इस केस में अलग आएगी जब डायमंड लॉस्ट हुआ तब, या फिर डायमंड लॉस्ट नहीं होगा तब बाद में जब हम दो कार्ड निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ अलग आएगी। ठीक है, तो इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी E1 के अकॉर्डिंग और E2 के अकॉर्डिंग। तो एक टाइप से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि भाई E1 होगा तो ए की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग आएगी। मतलब क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। E1 मतलब क्या, डायमंड गुम गया तब ए की प्रोबेबिलिटी कुछ अलग आएगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 ऐसे ये अलग आएगी। कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इसको ध्यान से समझना। ए बाई E1 यहाँ पर है ना। अब हम फाइनली इसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि मैंने E1 तो बोल ही दिया। E1 मतलब हाँ भाई डायमंड गुम गया, डायमंड गुम गया तो फिर 12 डायमंड और टोटल 51 यहाँ पर बचेंगे। ठीक है, तो अब हमें ना दो कार्ड्स को ड्रॉ करना है। 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड। हमें इस 51 पत्तों में से जिसमें 12 डायमंड है उसमें से दो कार्ड निकालने हैं। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। हम क्या चाहते हैं कि 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, वो डायमंड आ जाए। डायमंड कितने टोटल 12, हम कितने कार्ड निकाल रहे हैं 2, तो हमें 12 में से 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 12C2। समझ गए, ये वो आ गया कौन सा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला NCR। क्या आ गया ये NCR। NCR का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका होता है NCR। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला ये होता है N फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का माइनस N माइनस R का फैक्टोरियल और R का फैक्टोरियल, ऐसे। ठीक है, ये होता है। लेकिन इसको तो वैसे हम ट्रिक से बना देंगे। 12C2 को हम थोड़ा डायरेक्टली सोल्व कर लेंगे, आप इतना तो जानते हो। तो ऊपर क्या आ गया 12C2, क्यों, फेवरेबल केसेस। हम चाहते हैं कि दोनों के दोनों कार्ड क्या है, डायमंड आए। डायमंड कितने 12, हम निकालना चाहते हैं 2, तो 12 में से 2 डायमंड निकाल लेंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। नीचे नीचे आते हैं टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल मतलब वो डायमंड निकालना तो वो तो फेवरेबल हो गया। वैसे इनमें से हम 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो वो टोटल मतलब 51 में से निकालेंगे हम। तो नीचे आ जाएंगे टोटल केसेस 51C2 ऐसे। ठीक है, तो कैसे कैसे किया हमने भाई, टोटल कार्ड कितने हैं आप देखोगे ना, इसको थोड़ा ऐसे मैं बना लेता हूँ। टोटल 51 थे और डायमंड कितने थे 12, 12 उसमें डायमंड थे ऐसे। ये है टोटल। हम चाहते हैं कि ए मतलब 2 कार्ड्स ड्रोन आर डायमंड। तो डायमंड वाली जो चीज़ है वो तो फेवरेबल है, वो तो ऊपर आ जाएगी। 12 में से 2 निकालने तो 12C2, और टोटल में से 2 निकालने में तो वो 51C2 ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, ये बन जाएगा। या फिर आप इसको और भी, जैसे यहाँ पे ये है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उससे भी सीख सकते हो कि भाई पहला कार्ड निकाला तो वो 12 डायमंड थे, मल्टीप्लाई बाई जब पहला कार्ड निकाले तो फिर दूसरा निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो वो भी यहाँ पर भी मिलता है हमें 12 × 11। टेंशन मत लो, आप इसको ऐसे समझ लो डायरेक्ट। 12 डायमंड में से 2 निकालना है 12C2 डिवाइड बाई नीचे आते हैं टोटल, तो टोटल कार्ड कितने 51, 51 में से 2 कार्ड निकालने 51C2 ऐसा हो गया। अब देखो इससे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। A/E2, E2 मतलब ये वाला रास्ता, इस वाले रास्ते से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड, तो डायमंड कितने यहाँ पर 13, टोटल कितने 51, तो ऊपर क्या जाएगा 13C2, क्योंकि 13 डायमंड अभी बरकरार है यहाँ पर। उनमें से 2 हमने कार्ड निकाल लिए, वो डायमंड आए, वो डायमंड आए है ना। यहाँ पे डायमंड का बार बार जिक्र हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर उन्हीं डायमंड को फोकस करके क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और नीचे भाई इसमें सिर्फ कार्ड निकला तो कोई और निकल गया, लेकिन ओवरऑल में से तो निकल गया ना, 52 का 51 हो गया, तो फिर नीचे 51C2 आ जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है, इनको सोल्व यहाँ, चलो मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ। देखो इसका मतलब क्या होगा, 13C2 को वैसे आप पूरा फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो कितना आएगा 13C2, ये आएगा ऊपर 13 का फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों का अंतर 11 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल ऐसे। फिर आप इसको लिखोगे 13 को क्या लिखोगे 13 × 12 × 11 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है 11 का फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या हो गया 2 × 1, 11 से 11 कट जाएगा फैक्टोरियल से फैक्टोरियल ना। ऊपर क्या आ गया 13 × 12 और नीचे क्या आ गया 2 × 1। अब इस चीज़ को ना मैं डायरेक्ट समझाता हूँ, देखो कैसे। यहाँ पे 13C2 है तो नीचे की तरफ 2 है ना, तो नीचे की तरफ 2 × 1 आ गया है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा 2 × 1 है ना। अच्छा इधर भी क्या है 51C2 है, तो इधर भी क्या बन जाएगा नीचे की तरफ 2 × 1 बन जाएगा। अब इस 13 का क्या हो रहा है, तो देखो यहाँ पे 13 है ना और नीचे 2 है, तो 13 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे कहाँ तक 2 प्लेस तक, मतलब 13 आ जाएगा और 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया 13 ×
12। ऐसे यहाँ पर ये जो 51 है ना, इसको हम खोलेंगे इसके फैक्टोरियल को, कहाँ तक, नीचे क्या लिखा 2, तो इसको 2 प्लेस तक खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 51 इंटू 50 ऐसा बन जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो ये हो गया अपने 13C2 और 51C2 की वैल्यू। खैर इसको उसका भी ऐसा कुछ बनेगा, उसको हम एक साथ काम में ले लेंगे, लेकिन अपनी प्रोबेबिलिटीज़ का काम हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट तो क्या बेस थ्योरम, तो वो तो अभी लगा देंगे। तो बेस थ्योरम के लिए क्वेश्चन क्या पूछा एक बार ये देख लो। क्वेश्चन में ये बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द लोस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि जो खोया ना वो डायमंड खोया है कब, गिवन क्या है कि ये गिवन है कि बोथ डायमंड, जब हमने रिमेनिंग कार्ड में से 2 कार्ड निकाले ना तो दोनों डायमंड निकले, ऐसा दे रखा है, तब हमें बताना है कि जो खोया वो कौन खोया, डायमंड खोया हमने। तो इस जो क्वेश्चन वाली लैंग्वेज उसको मैं थोड़ी आसान भाषा में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो दोस्तों ऐसा मैंने लिख लिया यहाँ पर ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लोस्ट कार्ड इज डायमंड। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, गिवन दैट 2 ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, जो हमने बाद में 2 कार्ड निकाले ना वो डायमंड है। ठीक है, तो लोस्ट कार्ड इज डायमंड, ये कौन सा इवेंट है, ये वाला है E1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा। फिर गिवन डेट किसी का डंडा लग जाएगा, 2 ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड, तो ये 2 ड्रोन कार्ड्स आर डायमंड, ये कौन सा इवेंट है, ये ए इवेंट है अपना। ठीक है, ये इधर वाला, तो यहाँ पर ये ए आ जाएगा। अब यहाँ पर लग जाएगी बेस थ्योरम, क्योंकि देखो गिवन क्या है, गिवन के बाद में ये है ना, ये गिवन है ये ए, जो कि होता था बाद में, लेकिन वो पहले गिवन है, और हमें वापस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी इस रास्ते से, भाई इस रास्ते से खोया है ना, ऐसे। तो यहाँ पर जब उल्टा होता तो क्या लगाते हैं, बेस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाई बेस थ्योरम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो E1 वाला ना, E1 वाला कौन सा है, ये E1 वाला यहाँ पर है और एक E1 वाला यहाँ पर है, तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना है और इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके, और मतलब ओवरऑल नीचे की तरफ जुड़ के आ जाएगा सब कुछ, है ना। तो वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला भी लिख सकते हो आप, देखो फॉर्मूला बन ही जाएगा, ऐसे बन जाएगा E1 वाला ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो PE1 मल्टीप्लाई बाई ये PA बाई E1 डिवाइड बाई, नीचे की तरफ क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके प्लस इसको इससे, नीचे आ जाएगा टोटल, तो बन जाएगा PE1 मल्टीप्लाई बाई PA बाई E1 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो PE2 मल्टीप्लाई बाई PA बाई E2। ठीक है, अब चीज़ों को यहाँ पे रख दो आप, यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देते हैं। देखो PE1 कितना है 1/4, यहाँ पे कितना आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाई PA बाई E1 कितना है, ये 12C2 अपॉन 51C2, यहाँ पे जाएगा 12C2 अपॉन 51C2 ये आ गया। ठीक है, अच्छा नीचे की तरफ क्या आएगा, ये आ जाएगा ना ये, अच्छा ये तो सेम ही ऊपर वाला, तो ऊपर वाला सेम ही छाप दो आप यहाँ पे, 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2 प्लस PE2 कितना ये 3/4, तो 3/4 इंटू PA बाई E2, ये 3/4 जो वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अपना 13C2, वो वैल्यू तो मैंने समझाने के लिए बताया, 13C2 51C2, तो 13C2 डिवाइड बाई, इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ 51C2 ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे थोड़ी काटापिटी कर लेते हैं, जैसे ये जो 1/4 है 1/4 है और यहाँ पर 3/4 का नीचे वाला 4 ये सब में है, ऐसे ही 51C2 और 51C2 ये भी सब में है और सब में नीचे की तरफ है, तो ये दोनों इधर से नीचे वाले से ना दोनों से ये कॉमन निकाल के, ये और ये कॉमन निकाल के ऊपर वाले से काट देंगे। ठीक है, फिर ये बचेगा, क्या बचेगा, ऊपर क्या बचा 12C2, नीचे की तरफ क्या बचेगा, ये 12C2 प्लस ये क्या है 3 इंटू 13C2। ठीक है, ये बचा, ये मैं यहीं पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको ना सोल्व कर लेता हूँ, मैं रफ में सोल्व करके बता देता हूँ। देखो 12C2 क्या हो जाएगा, 12C2 बराबर 12 को 2 बार खोलेंगे, 12 इंटू 11 और 2 तो है ही, 2 इंटू 1 सोल्व करेंगे तो ये 2 इसको काटेगा, तो कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 6 इंटू 11 66 हो गया। तो यहाँ पर रख देंगे 13C2 ये भी निकाल लो, 13C2 ये कितना होगा 13 इंटू 12 और नीचे 2 इंटू 1, 2 इसको काटेगा तो 6, तो 13 छिगी ये कितना हो गया 78 78 हो गया। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे हम, तो 12C2 की जगह आ जाएगा 66 डिवाइड बाई यहाँ पर भी 66 प्लस 3, तो 3 इंटू 13C2 कितना 78, ये आ गया 78। तो अब इसको सोल्व करें, ऊपर है 66 नीचे है 66 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 या 24 का 4 हासिल की 2, ये कितना हो गया 7 या 21 और 2 यहाँ पे 23 हो गया।
जोड़ो इसको, तो 66 अपॉन यहाँ पे कितना आ गया, 6 और 4 0, 6 और 3 ये 9 हो जाएगा, ये हो गया 29, ये हो गया। लेकिन यार एक गड़बड़ होगी ना, जो 6 और 4 को जोड़ा तो 0 आए तो हासिल की 1, फिर 6 और 3 जुड़ेगा तो 9, 9 और 1 10, 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 2, 2 और 1 ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया 66/300। अब यहाँ पर ना 2 से कट करेंगे, तो 2 से कट करेंगे, 2 से कट करें, 3 से काटते हैं, चलो 3 से कट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 22 हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इनको 2 से और कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। तो कितना आ गया, 11/50। आंसर क्या आ गया, 11/50। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट है जो कि मैंने आपको इधर बता दिया है। आप 12C2 और ये तो ना ये 11th की चीज़ें हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको स्किप करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहो तो ये सोल्व कर सकते हो ना, आप इनकी हेल्प ले सकते हो 11th क्लास के फॉर्मूलाज की, एनसीआर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे किया हमने ये वाला क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया है। यहाँ पर मेन चीज़ देखो क्या, एक तो ये है कि आपको ना स्टार्टिंग में जब यहाँ पर ये बनाओगे, ब्रांचेस बनाओगे, तब आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक इवेंट तो ये बना लें कि भाई जो खोया है ना वो कार्ड हो गया, डायमंड खोया है, और दूसरा डायमंड नहीं खोया है। फिर उसके बाद में इधर 2 कार्ड्स ड्रॉन आर, ये तो चलो ठीक है, क्वेश्चन में इसका नाम ले रखा तो वो लिख देंगे सेम टू सेम। फिर प्रोबेबिलिटी लिखते टाइम आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हम एक साथ 2 कार्ड निकाल रहे हैं, 2 कार्ड, एक कार्ड नहीं, एक कार्ड होता तो मैं बोल देता यहाँ पर 12/51, 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, हमें इसमें से 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा, 12C2 और इसमें से 51C2, और ऐसे यहाँ पर 13C2 51C2, है ना। तो ऐसा समझोगे तो फटाफट समझ जाओगे ना। फिर उसके बाद में तो वो बेस थ्योरम तो हम कई बार क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो मैं बार बार आपको बोलता आया हूँ कि इसके अंदर ना मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, यहाँ पर हम थ्योरी वगैरह नहीं लिखेंगे, और इसको मैं मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ना, आप समझ जाओगे। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक वो खौफ होता है ना यार बेस थ्योरम का, कि ये मतलब इसमें इतना लिखना पड़ता है, इसमें ये सब कुछ होता है ना, ये इतनी सारी चीज़ें में करनी पड़ती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं समझाने के लिए, या फिर देखो लिखना तो है ही, बोर्ड का एग्जाम है तो हमने लिखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन बेस थ्योरम टफ नहीं है, बेस थ्योरम बहुत आसान है। अगर आप एरो डायग्राम बना लोगे ना, इसी से आंसर बता दोगे आप, इसी से एरो डायग्राम से ही आंसर बता सकते हो। ठीक है, बाद में जब आप एरो डायग्राम में और जो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना, वो बताने के लिए मैं यहाँ पर ना शॉर्टकट से बताऊंगा एकदम, ठीक है, डायरेक्ट आंसर निकाल के बताऊंगा। अगर आप वो चीज़ समझ जाओगे ना, फिर आप ना देखो, ये पूरा ये तो थ्योरी लिखने वाली बात होगी, आप तो लिख तो सकते हो ही, है ना। क्वेश्चन पढ़ के मजा कब आता है कि क्वेश्चन पढ़ा और हमें पूरी प्रोसेस, पूरा आंसर तक हमने सोच लिया हो, है ना। अगर हम सोच लेते हैं पहले 1 मिनट में या 30 सेकंड के अंदर, तो फिर मज़ा आ जाता है। फिर बाद में लिखने तो क्या है, जब एक बार दिमाग में आंसर तक हम पहुंच जाते हैं दिमाग में, फिर आपने लिखने में भी पहुंच जाएंगे दिमाग में, है ना। तो उस कारण मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगा। देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5। कोई ए पर्सन है जो कि सच बोले, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5, मतलब 5 में से वो 4 बार सच बोलता है ट्रूथ, और 1 बार वो झूठ बोलता है लाई। ए कॉइन इज टोस्ट, एक सिक्के को उछाला, ए नहीं उछाला ना, वो सारा काम ए नहीं किया। ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, और उसने ना वापस हमें आके रिपोर्ट किया कि उस कॉइन पे ना, जो मैंने अभी साइड में जाके मैंने उछाला, उस पर ए मतलब उस पर क्या है, हेड आया, हेड एच आया। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देर वॉज हेड, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर एक्चुअली हेड आया है। ठीक है, तो अब ना अब आप थोड़ी क्रोनोलॉजी को समझो कि पहले क्या हुआ होगा, पहले क्या उसने झूठ बोला होगा या सच बोला होगा, नहीं ऐसा नहीं है, पहले उसने कॉइन उछाला, उसके बाद में सच और झूठ बोला होगा। ठीक है, तो हम प्रोसेस कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर बेस थ्योरम का काम है ये, तो ये यहाँ पर है। फिर एक वो कॉइन है ना, यहाँ पर मतलब क्या, यहाँ पर हमने एक कॉइन को उछाला, तो यहाँ पे कॉइन को उछालने के बाद में यहाँ पर मैं ऐसे बोल देता हूँ कि एक्चुअली हेड आया या फिर एक्चुअली टेल आया। ठीक है, ऐसा 2 केस बनेंगे। अब उसने ना, उसने रिपोर्ट क्या किया, उसने हेड रिपोर्ट किया है, उसने टेल वगैरह रिपोर्ट नहीं किया। वो हमेशा क्या रिपोर्ट कर रहा है, ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स। तो अब यहाँ पर उसके बोलने की बात है, इतना जो काम था ना उसने चोरी छुपे कहीं पे मतलब छुपा के कर लिया, है ना। उसने सिक्का उछाला, उस पर हेड आया होगा एक्चुअल में या फिर टेल आया होगा। उसने क्या बोला, उसने क्या बोला वो इधर की तरफ आएगा। उसने उसने ना हेड रिपोर्ट किया, क्या किया उसने, हेड रिपोर्ट किया, ही रिपोर्ट्स हेड, है ना, ही रिपोर्ट्स हेड। ऐसे यहाँ पर भी लिख लेता हूँ मैं, ही, यहाँ पे जगह नहीं है यार, ही चलो लिख लेता हूँ, रिपोर्ट्स हेड। ठीक है, ये हो गया। इसके तहत इसने इधर किया, है ना, इस रास्ते से उसने हेड रिपोर्ट किया, और इस रास्ते से वो टेल रिपोर्ट करता, जो कि उसने किया नहीं।
और इधर भी टेल आया होगा तो उसने क्या हेड रिपोर्ट किया, और इस रास्ते में उसको टेल रिपोर्ट करता लेकिन उसने किया नहीं, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पर पूछी ही नहीं है, जो चीज़ यहाँ पे बताई नहीं कि भाई वो टेल रिपोर्ट कर रहा है, तो उसके बारे में हमें लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हम बस ये वाला रास्ता फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको मतलब थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा CID की तरह। कैसे कि समझो एक्चुअल में अगर हेड आया होगा, ठीक है, और उसने क्या बोला, ही रिपोर्ट्स हेड, और उसने हेड बोला है, इसका मतलब उसने सच बोला होगा। उसने क्या बोला होगा, ट्रूथ, ठीक है, उसने सच बोला होगा, ठीक है। अच्छा, अगर एक्चुअल में टेल आया और उसने रिपोर्ट क्या किया, ही रिपोर्ट्स हेड, उसने हेड रिपोर्ट किया। एक्चुअल में टेल आया लेकिन उसने क्या रिपोर्ट हेड ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में अगर हेड आया होगा तो उसने सच बोला होगा, तब जाके उसने हेड रिपोर्ट किया होगा। और एक्चुअल में अगर टेल आया होगा तो फिर वो झूठ बोल के हेड उसने रिपोर्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसने लाई मतलब उसने झूठ बोला होगा। समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, उसकी ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर काम आएगी कि भाई एक्चुअल में हेड आया होगा, फिर उसने ट्रुथ बोला, तो ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। यहाँ पर क्या आ जाएगी, ही रिपोर्ट्स हेड, तो ये हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। और एक्चुअल में अगर टी आया होगा फिर उसने झूठ बोल के तभी तो हेड किया होगा ना, हेड उसने रिपोर्ट किया होगा, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हो जाएगी 1 माइनस, है ना। देखो सच बोलने की 4/5 है, तो झूठ बोलने की 1 माइनस 4/5 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/5। समझ गए ना ये, तो इसकी हो जाएगी 1/5 ऐसे, समझ गए। तो अब देखो, अब इसको हम कर लेते हैं, अब ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देख लो कि जैसे अपना क्या पहला काम क्या क्या होता है, एरो डायग्राम बन चुका है अपना। यहाँ पे एक्चुअली हेड आया। अच्छा, एक ये बात भी देखो, ये कॉइन वगैरह सब सही है, तो एक्चुअली हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और एक्चुअली टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। फिर इसके बाद में हेड आया होगा तो उसने सच बोला होगा, उसने हेड रिपोर्ट कर दिया। अगर टेल आया होगा तो उसने झूठ बोला होगा, उसने हेड रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 होगी, झूठ बोलने की 1/5 होगी। हमें क्या निकालना है, हाँ, उसने बोला उसने हेड रिपोर्ट किया है, वो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड, तो हमें ना एक्चुअली इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब वो इस रास्ते को फॉलो किया होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट में देखो कैसे प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 4/5 डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा टोटल, मतलब इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों का समेशन, 1/2 इंटू ये क्या इतना है, 4/5 प्लस 1/2 इंटू 1/5, 1/2 इंटू 1/5 ऐसा हो गया, ठीक है। अब आगे तो सोल्व करना है। देखो यहाँ पर ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 कट जाएगा, कट कट कट। अच्छा, इसके लिए 5 है, ये 5 और इसका ये 5 और ये 5, ये नीचे से ये 5 भी कॉमन आके कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, 4, और नीचे बीच में प्लस है, 4 + 1 क्या बचा, 4 + 1, आंसर क्या आ गया, 4/5। 4/5 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या है, 4/5। तो समझ गए ना क्या, आप पूरी चीज़ लिखोगे ना पर बेस थ्योरम, तो ऐसा ही होगा, आप इसको इवेंट मानोगे, फिर इनको फिर अलग इवेंट मानोगे, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखोगे 1/2, इसकी लिखोगे 1/2, फिर इनकी भी लिखोगे, है ना, वो ऑब्लिक लगा के, फिर बाद में बेस थ्योरम में क्या होगा भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना। एक्चुअल में हेड आया इसलिए इसको हम ऊपर रखेंगे मल्टीप्लाई करके, और नीचे आते हैं टोटल मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये रास्ता प्लस ये रास्ता नीचे, और इस रास्ते की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इसका वाला जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऊपर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। यही है बेस थ्योरम। अब बताओ इसमें क्यों कोई दिक्कत होगी ना, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, अगर किसी बच्चे को कन्फ्यूजन रहता ना तो उसको ये ले जाके दे दो, फिर तो हमेशा कन्फ्यूज ही रहेगा ये। तो आपने ये कैसे कर लिया, बड़ी आसानी से कर लिया, डायग्राम से निपटा दिया इसको। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना, ये सबसेट का साइन है यहाँ पर, सबसेट का साइन, एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू पी बी बाई पी ए, और फिर यहाँ पर देखो ये तो गलत ही हो जाएगा ना यार, ये इस डंडे के बाद में क्या बी है ना, तो वो बी नीचे आना था, लेकिन ये तो उल्टा दे रखा है। फिर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लेस देन पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर है ए बाई बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, ये बात तो निश्चित है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ये पूछा जा रहा है कि ए की प्रोबेबिलिटी कब, जब बी हो चुका हो। तो इसके फॉर्मूले में ना ए इंटरसेक्शन बी का जिक्र होगा, एक बार मैं पहले उसको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या बोला है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसा बोला है। ये साइन किसका है, ये है सबसेट का साइन है।
सबसेट मतलब जो ए है ना वो बी का सबसेट है। जैसे मैं ऐसा बनाऊँ, ये अपना सैम्पल स्पेस है, यहाँ पर कोई इवेंट है बी, इसके अंदर अपना कोई इवेंट होगा ए, है ना। ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब इस इवेंट इस सेट बी के अंदर होगा एक छोटा सा सेट ए, ठीक है, ऐसा हो गया। अब मैं अगर इनके कॉमन की बात करूं, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन बताता हमें कॉमन के बारे में। किसके बारे में, कॉमन, कॉमन एरिया क्या है। तो ए चूंकि बी के अंदर है तो ए और बी का कॉमन क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा ए ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए छोटा है बी के अंदर ही आता है, तो ए और बी का कॉमन वो अपना ए ही बन जाएगा, जो छोटा वाला होगा ना वो, ठीक है। तो अब वन बाय वन एक एक चीज़ को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऊपर और नीचे डंडे की बाद क्या है बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये रिजल्ट ये हम दिमाग में रखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं ए डाल दूंगा, ऊपर क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और नीचे क्या आ जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया ना पी ए बाई पी बी, इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है ना, इसके बराबर। तो ये ऑप्शन ए नहीं बनेगा, ऑप्शन इज फॉल्स, क्योंकि ऑप्शन ए के अंदर पी बी बाई पी ए है, जबकि एक्चुअल में आएगा क्या है, पी ए बाई पी बी, तो वो तो गलत हो गया। अब आगे देखो ऑप्शन बी और डी, ऑप्शन बी और सी, डी को तो देखने की जरूरत है नहीं, जब इनमें से कुछ नहीं होगा तो फिर डी हो जाएगा। तो बी और डी में ना, बी और सी में क्या बोल रखा है, यहाँ पर ऐसा बोल रखा है कि देखो यार पी ए बाई पी बी, पी ए बाई पी बी ये तो है यहाँ पर ना, ये पी ए बाई बी ना वो तो है यहाँ पर, लेकिन इधर आर एच एस में पी ए है और यहाँ पर पी ए है, और अपने वाले फॉर्मूले में पी ए बाई पी बी की वैल्यू क्या आ रही है, ये पी ए बाई पी बी में बार बार क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड इक्वल टू इधर क्या है पी ए बाई पी बी, ठीक है, ये ऐसा है यहाँ पर। तो ऐसा तो है, ये तो हमने प्रूव कर दिया, लेकिन ऑप्शन बी और सी में यहाँ पर पी ए और पी ए है ओनली, और यहाँ पर इनइक्वलिटी भी तैयार कर रखी है, जबकि अच्छा एलएचएस में पी ए बाई बी देखो ये तो सेम है, इसका मतलब हमें इसमें से इसको तो नहीं हटाना। इधर जो आरएचएस है ना पी ए बाई पी बी, उसमें ओनली यहाँ पर ऑप्शंस में देखोगे तो पी है, इसका मतलब हमें पी बी को हटाना पड़ेगा, है ना, पी बी को हटाना पड़ेगा, और पी बी को हटाते ही यहाँ पर इनइक्वलिटी भी तैयार हो रही है, तो हमें इनइक्वलिटी कुछ बनाना पड़ेगा। इसका मतलब हम पी बी को कुछ इनइक्वलिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे यार, एक नॉर्मल सी बात, एक बहुत ही नॉर्मल सी बात, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो वो क्या 1 से ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती। 1 से कम हो सकती है, हाँ 1 से कम हो सकती है, 0 से 1 के बीच में। क्या 1 हो सकती है, हाँ 1 भी हो सकती है ना, 1 भी कोई को होते हैं ना वो श्योर इवेंट कि भाई ये तो होगा ही होगा, 100% चांस है, तो उसमें फिर प्रोबेबिलिटी 1 बन जाती है। तो अपना पी बी की प्रोबेबिलिटी, इसको चूंकि इसको हटाना है इसलिए मैं इसको इनइक्वलिटी का रूप दे रहा हूँ। देखो कैसे, जो पी बी है किसी भी इवेंट पी, यहाँ पे बी एक इवेंट है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 या 1 से कम होगी कि नहीं होगी, पक्का होगी, है ना, 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती। अब देखो हमें ना, हम ऐसा थोड़ी स्मार्टली खेलेंगे यहाँ पर। देखो ये जो पी बी है ना वो पी बी यहाँ पे बन चुका है, अब यहाँ पे पी बी के ऊपर क्या है पी ए, अच्छा पी बी नीचे है ना, उल्टा है यहाँ पर पी बी, तो चलो इसको हम उल्टा कर देते हैं। तो पी बी का क्या हो जाएगा 1 बाई पी बी हो जाएगा, और इस 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं ना चीज़ों का, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल जाता है, लेस देन इक्वल टू का क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, पी ए लगा रखा है, तो हम यहाँ पर पी ए लगा देंगे, इसके ऊपर लगाएंगे तो उधर भी लगाना पड़ेगा हमें, तो ये क्या बन जाएगा पी ए और नीचे पी बी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा देखो ये क्या है, ये है अपना पी ए बाई पी बी, और ये सेम टू सेम यहाँ पर भी है पी ए बाई पी बी। उस पी ए बाई पी बी की वैल्यू देखो बराबर में किसके बराबर है, ये पी ए और फिर यहाँ पे डंडा खींच के बी, इसका मतलब उसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो इसकी जगह हम उधर से ना उस इक्वेशन से ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर यहाँ पे ओब्लिक बी, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर तो कोई चेंज किया नहीं ना, इधर क्या है पी ए, मैंने इसकी जगह वो डाल दी क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, यहाँ पे कोई इनइक्वलिटी का साइन नहीं है, ये दोनों बराबर ही है, ठीक है। तो ये रखो या फिर उसकी जगह ये वाली वैल्यू रखो, बात बराबर ही है। तो ये मिल गया हमें रिजल्ट। कैसे कैसे किया, यहाँ पे ऑप्शन में हमने देखा कि यार इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कोई जिक्र नहीं है, तो मैंने यहाँ से इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए मैंने सोचा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1 होती है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होती है। फिर मैंने उल्टा कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया,
फिर चूंकि यहाँ पर पी बी के ऊपर पी ए है तो फिर मैंने पी बी के ऊपर पी ए मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया तो इधर भी कर दिया। अब ये बन गया। तो जैसे ही मैं इसको देखता हुआ चल रहा था इसके आर एच एस को, तभी मैं मंजिल तक पहुँच पाया। तो इसको देखता हुआ चल रहा था ना, तो ऐसा बन गया। अब जैसे ही ए बनेगा इसकी जगह मैं ये डाल दूंगा पी ए बाई बी, तो यहाँ पर पी ए बाई बी डाल दिया, इधर पी ए की जगह पी ए। अब देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए, ये वाला ऑप्शन हो गया। वो तो लेस देन पी ए है, तो ये बन गया अपना ऑप्शन है ना, करेक्ट ऑप्शन पी, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये बेस थ्योरम आपको समझ में आई है। आपको ये मेरा मतलब ये जो टेक्निक थी ना वो कैसे लगी मेरे को जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।